हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस पीएसआईआर डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डे 54 पर। तो आई होप आप लोगों ने ये आंसर्स लिख लिए होंगे और जो बीच में लेक्चर्स नहीं आए हैं, इतने दिन आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए रियली सॉरी, बट जो फैकल्टी है दे वर इंगेज्ड इन सम रियली अर्जेंट वर्क। तो चलिए आज के टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं और जिस टॉपिक को आज हमें डील करना है वो है इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। ठीक है, रिलेशंस विद अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, लीडरशिप रोल इन द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ग्लोबल साउथ से आई होप आप समझते हैं कि जो कंट्रीज, जैसे आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो जो इक्वेटर से नीचे हैं जो कंट्रीज या फिर जो इक्वेटोरियल रीजन में हैं, उनको हम जोग्राफिकली उनको ग्लोबल साउथ बोल रहे हैं। उसके अलावा पॉलिटिकली ग्लोबल साउथ कौन है? जो डेवलपिंग नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं। इकोनॉमिकली बात करेंगे तो इसको थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो कैपिटलिज्म भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये कम्युनिज्म भी नहीं एकदम कोर टर्म्स में, बट देन दे आर समवेयर लाइंग बिटवीन दीज टू सिस्टम्स, या फिर कोई और फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वहाँ चल रही है, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, एकदम कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट डब्ल्यूटीओ इज स्टिल रेलेवेंट टू इंडिया डिस्पाइट सीइंग दी हाईजैक बाय द वेस्ट? तो ना सिर्फ डब्ल्यूटीओ, ये क्वेश्चन आपको यूएन से रिलेटेड भी आ सकता है, आईएमएफ से रिलेटेड भी आ सकता है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड भी आ सकता है, कि जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि वेस्ट की डोमिनेशन ज़्यादा है। तो ये पूछें कि क्या उसकी रेलेवेंस है कुछ डब्ल्यूटीओ की, उसको तो वेस्ट ने हाईजैक कर लिया है। फिर ये कह रहे हैं व्हाट आर इंडियाज मेजर डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स इन डब्ल्यूटीओ एंड हाउ इज इंडिया परसुइंग दैम। सो लेट्स सी हाउ टू डील विद दिस। यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है। तो ये आंसर मोर देन आपकी बीच बीच में आप पॉलिटिकल साइंस के वर्ड्स तो ज़रूर यूज़ करेंगे, बट उसके अलावा थोड़ी सी इसकी इंक्लिनेशन जीएस की तरफ रहेगी। ठीक है, तो आप डेफिनेशन देंगे कि डब्ल्यूटीओ से आप समझते क्या हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 में बनी थी, उरुग्वे राउंड के बाद बनी थी। किसकी सक्सेसर है? इससे पहले क्या हुआ करता था? गैट हुआ करता था। ठीक है, और इंडिया जो है वो 1948 से गैट का मेंबर था, और 1995 में जब डब्ल्यूटीओ बना तो इंडिया भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है उसका। ठीक है, नाउ अब इंडिया का रोल पूछा है। अब इंडिया जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूएन हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, या कोई भी है अपनी ये डब्ल्यूटीओ है, यहाँ पर इंडिया प्ले करता है द रोल ऑफ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ में सबसे प्रोमिनेंट कंट्री इंडिया अपना रोल प्ले कर रही है। अभी भी जब हम देख रहे हैं तो G20 की जो समिट हो रही है उसमें इंडिया के पास प्रेसिडेंसी भी है, और इंडिया ग्लोबल साउथ के इश्यूज भी उठा रहा है। तो इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। इसको आप एक और टर्म लिख सकते हैं, विश्व गुरु, है ना। ये वाला जो हमारा ड्रीम है, ये वाली जो हमारी एस्पिरेशन है, किसके खिलाफ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ? अगेंस्ट द वेस्टर्न डोमिनेशन। यूएस है, ईयू है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो या फिर जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ कह लें। ठीक है, तो जब अब ये डब्ल्यूटीओ है, यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड बातें होंगी। डब्ल्यूटीओ का मेन एम क्या है कि फ्री ट्रेड हो दुनिया भर में। फ्री ट्रेड का क्या मतलब है? पैसा नहीं लेना देना है, पैसे का लेना देना होगा, बट रिस्ट्रिक्शंस ना हो ट्रेड पे, कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हों। तो ये आइडिया है। अब इस चीज़ में कई बार ग्लोबल साउथ डिसएडवांटेज्ड फील करता है यहाँ से, बिकॉज वी नो दैट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, वो सब चीज़ें आज भी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। तो ग्लोबल साउथ अपने आप को किसके अगेंस्ट खड़ा हुआ देखता है इन इंस्टीट्यूशंस में? ग्लोबल नॉर्थ के अगेंस्ट, या फिर यूएस ईयू के अगेंस्ट। अब इंडिया क्या प्रमोट करता है? रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। इसका क्या मतलब है? ग्लोबल मतलब दुनिया भर का ट्रेड सिस्टम, दुनिया भर में जो ट्रेड सिस्टम हो वो रूल बेस्ड हो, वो कुछ रूल्स पे आधारित हो।
चलिए अभी देखते हैं एग्रीकल्चर। तो अब इंडिया क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स की बात करता है। एक तो देखो इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी वाला इशू है, डेवलपिंग वर्ल्ड को जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो उसके लिए इन्होंने पीस क्लोज लाया हुआ है। देन फिशरीज़ की सब्सिडीज दी जाती हैं कुछ नेशंस में, उससे रिलेटेड इशू हैं। अब इंडिया इज़ अगेंस्ट ओवर फिशिंग एंड ओवर कैपेसिटी। कुछ कंट्रीज़ क्या हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी जाके फिशिंग कर रही हैं और अपने फिशरमैन को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दे रही हैं, तो उन सब चीज़ों के खिलाफ है कुछ केसेस में इंडिया का इंस्टेंस। जैसे वो बोलते हैं कि ओवर फिशिंग नहीं होनी चाहिए, जो भी हो चीज़ें सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अब डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या है, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि डेवलपिंग वर्ल्ड जिसे हम ग्लोबल साउथ कह रहे हैं और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, इनकी इकोनॉमीज अलग तरीके से रन करती हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स अलग हैं, यहाँ की स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी अलग है। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो अभी डेवलप कर रहा है, जिसकी डेवलपमेंट फुल लेवल पर नहीं पहुँची है, उसे अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि लेट्स से ए है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है और बी एक डेवलप्ड कंट्री है। अब बी से सामान बहुत सस्ता, बहुत चीप, क्योंकि वहाँ मशीन्स अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो ज़्यादा सामान वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और चीप जो होता है, सस्ता। अब वो आकर अगर ए की मार्केट में फ्लड होने लगेगा तो ए कंट्री के जो लोग हैं वो तो बी वाला ही सामान खरीदेंगे, तो जो ए कंट्री की इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो डेवलप ही नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इस तरीके से ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं। तो ये हो गया कि अपनी डेवलपिंग वर्ल्ड की कंसर्न्स अलग हैं। अब डेवलप्ड वर्ल्ड कहता है कि ये ए अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्यों प्रमोट कर रहा है, तो ए कह रहे हैं कि आप तो डेवलप्ड हैं, आपके लिए आसान है चीज़ें सस्ती बेचना, हमारे लिए उतना आसान नहीं है, हमारे इंडस्ट्री के लिए उतना आसान नहीं है, हम अभी भी डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, कुछ सब्सिडीज़ देते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो कम्पीट कर सके आपसे एक अच्छे लेवल पर। तो अब इन इश्यूज से डेवलप्ड वर्ल्ड को बुरा लगता है, ठीक है, पर डेवलपिंग वर्ल्ड की ये ज़रूरतें हैं और इस चीज़ पर WTO में लड़ाई हो जाती है, WTO में इश्यूज उठाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो कंसर्न होता है कि वो एकदम फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई सब्सिडीज़ ना मिले, ये सब चीज़ें, बट डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न्स अलग हैं। तो डेवलपिंग वर्ल्ड वांट्स टू सेफगार्ड इट्स मार्केट, ठीक है, जब हम ऐसा चाहते हैं कि एक हद से ज़्यादा इंपोर्ट हम ना करें, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जैसी बातें करें कि हम खुद भी अपना डेवलप करेंगे अपनी कैपेसिटी, ठीक है, हम पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम अपने मार्केट में सस्ता अनाज भी बेचेंगे। तो अब ये सब चीज़ें डेवलप्ड वर्ल्ड को, उसकी इकोनॉमी को इतना सूट करती नहीं है, तो दे आर रेजिंग इश्यूज एंड डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न्स अलग हैं, ठीक है। तो अब इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया बोलता है कि डेवलपिंग वर्ल्ड को अपनी पेस पे डेवलप करने देना चाहिए, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में सॉवरेनिटी होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से डोमेस्टिक पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकें, ठीक है। और ट्रिप्स है जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला एग्रीमेंट है, वहाँ पर जितनी वैल्यू आप वेस्टर्न आइटम्स को देते हैं, वाइन को, स्पिरिट को, उतनी ही इंपॉर्टेंस आप बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, इन सबको भी उतनी इंपॉर्टेंस भी दें और उतना इनका नाम भी हो इन चीज़ों का, ठीक है। तो अब इंडिया क्या करता है, डायलॉग के लिए जाता है, मीटिंग्स करता है, बातें करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर को फॉलो करता है, वहाँ पर अपने कंसर्न्स उठाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपने एक्सप्लेन करी, इश्यूज बताए और ये बताया कि इंडिया क्या कर रहा है। एंड देन कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन यही है, इंडिया शुड कीप इंगेजिंग विद द WTO और वहाँ पे अपना लीडरशिप रोल बनाए रखें। आप एक बहुत बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, आप पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करें, ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स आप उठाकर लेकर आ रहे हैं। तो इंडिया शुड कीप continuing its leadership role, keep engaging with WTO and fulfilling its ambition of being a Vishwa Guru, ambition या vision of being a Vishwa Guru, right? So this way we have handled this question. Now let us look at the second question for the day. How is India pursuing her foreign policy objectives through the Asia-Africa Growth Corridor, ठीक है। Now there is this concept of Asia-Africa Growth Corridor, जहाँ पे इंडिया और जापान मिलके अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, एक ग्रोथ कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि एशिया और अफ्रीका को इंटरलिंक किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। अब ये इस जो क्वेश्चन का कंसर्न क्या है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में जानना, हल्का सा यस, बट उससे ज़्यादा कंसर्न ये है कि ये ग्रोथ कॉरिडोर बनाते हुए इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे परस्यू कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को कैसे परस्यू कर रहा है,
ठीक है, मतलब कि हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने में हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं। तो क्वेश्चन का मेन फोकस यहाँ पे उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ है कि ये जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बना रहे हो इससे आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं इंडिया के। सो लेट अस सी दैट, बट सिंस इट इज़ अ 15 मार्कर तो हल्का सा मेंशन आपको इसके बारे में भी करना है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो ये चीज़ें होती हैं समझने वाली। अब जो लोग इस क्वेश्चन में पूरा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लिखाएंगे और पहले वाला एस्पेक्ट मिस कर देंगे तो फिर मार्किंग्स की उसी हिसाब से होती है ना, फिर वो उस चीज़ को एक अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको मार्क्स सही लेने हैं तो हमेशा कोर थीम पकड़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसकी लार्जर इंटेंशन क्या है क्वेश्चन फ्रेम करने की। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर नहीं, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ये है। तो आप या तो फॉरेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कीजिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, एक सेट ऑफ डिसीजंस होता है, एक सेट ऑफ पॉलिसीज होती है जो कोई भी कंट्री इंटरनेशनल एरेना में फॉलो करती है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम फ्रेंडली नेबरहुड चाहते हैं, ठीक है, पीस सेफ्टी स्टेबिलिटी की तरफ, वर्ल्ड ऑर्डर में वी आर ऑलवेज प्रमोटिंग पीस सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। फिर हम बात करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट की, लाइक एनी अदर कंट्री, लाइक एनी अदर नेशन, इंडिया इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। और अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करते हुए हम कभी भी दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला नहीं करते हैं, राइट। तो जो सॉवरेनिटी है किसी भी नेशन की, अगर हम अफ्रीका की कुछ छोटी सी कंट्री में जाकर भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो हम उस कंट्री की सॉवरेनिटी पे हमला नहीं करना चाह रहे हैं, हम उस कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हमला नहीं करना चाह रहे हैं। कीपिंग दिस टू थिंग्स इंटैक्ट हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ आवर फॉरेन पॉलिसी इज डिजाइंड एंड इंडिया इज ऑल्सो अज्यूमिंग द वर्ल्ड लीडरशिप। नाउ कमिंग टू अफ्रीका, अफ्रीका के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है वो हिस्ट्री पे बेस्ड है, कल्चर पे बेस्ड है, कॉमर्स पे बेस्ड है और किनशिप पे बेस्ड है, ठीक। अब इंडिया और जापान ने 2017 में सोचा कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाया जाए। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वी आर इंश्योरिंग दैट दी जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बरकरार रहे। हम रीजनल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ताकि अच्छा ट्रेड हो सके दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में। रिस्पॉन्सिबल डेट फाइनेंसिंग, इसका जिक्र इसलिए और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे अगेंस्ट में है चाइना जो अफ्रीका में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। पर अच्छी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर उसकी जो इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स हैं उसको हम बोल देते हैं चेक बुक डिप्लोमेसी है, डेट ट्रैप है, ये फंसा लेते हैं लोगों को एक बार डेट देके, ठीक है। तो अगेंस्ट दीज माल प्रैक्टिसेस इंडिया ऑलवेज फॉलोज अ रिस्पॉन्सिबल डेट फाइनेंसिंग, ठीक है। हल्का सा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में बताएं तो उसमें क्या है, उसके 4 मेन पिलर्स हैं, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी, कैपेसिटीज एंड स्किल, पीपल टू पीपल पार्टिसिपेशन, हम लोगों का आपस में कनेक्शन बढ़ाएंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी अच्छी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लेके आएंगे, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन पे ध्यान देंगे। सो दीज आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। नाउ हाउ इज इंडिया सेटिस्फाइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो इससे क्या हो रहा है, देखो इंटीग्रेशन हो रहा है एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो इससे हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये अफ्रीका को हम अपने नेबरहुड में ही काउंट कर रहे हैं, उसको अपने नेबरहुड का ही हिस्सा बना रहे हैं एंड वी आर इंटीग्रेटिंग द 2 कॉन्टिनेंट्स। प्लस इससे जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जहाँ क्या होता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, और जो भी 17 टारगेट्स हैं उनकी तरफ भी हम मूव कर रहे हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। एंड वी आर ऑल्सो काउंटरिंग चाइनाज प्रेजेंस, ठीक है। तो एक फॉरेन पॉलिसी जो एनालिस्ट हैं वो एक वर्ड यूज़ करते हैं कि चाइना डिलीवर्स, इंडिया प्रोमिसेस, कि इंडिया तो बस प्रॉमिस करता है और चाइना डिलीवर करता है, ठीक है, मतलब चाइना बना के देता है। तो अब इस चीज़ को हमें काउंटर करना है, राइट। तो जितना हमने प्रॉमिस किया है उसी हिसाब से इसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की। और अच्छी चीज़ें क्या है कि इससे साउथ साउथ कोऑपरेशन इनहेंस होगा, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो साउथ साउथ कोऑपरेशन इनहेंस होगा, इंडिया ग्लोबल लीडरशिप की इमेज अपने आप को साबित करेगा, विश्व गुरु वाली कंसेप्ट को
राइट प्रूव करेगा, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली, उस चीज़ को जब इंटीग्रेशन कर रहे हो आप तो वन फैमिली समझ रहे हो ना, तो उस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा अपनी। ये हम बता रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं ये जो ग्रोथ कॉरिडोर है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। फिर हम पीस स्टेबिलिटी प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हैं, चाइना के प्रेजेंस को काउंटर कर रहे हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल लीडरशिप अज्यूम कर रहे हैं। बट एवरीथिंग इज़ नॉट सो वेल। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीका में, वो भी अफ्रीका को एक प्रॉफिट के नज़रिए से देख रहा है और वहाँ पर अपने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहा है। और वो जो डायलॉग है कि इंडिया ओनली प्रोमिसेस वेल चाइना डिलीवर्स, हमें उसको गलत साबित करना है, ठीक है। तो दिस इज़ अ चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये है क्योंकि इंडिया और जापान साथ साथ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इश्यूज पे उनमें डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं और उससे जो प्रोजेक्ट है वो होल्ड हो जाता है, रुक जाता है काफ़ी टाइम के लिए। तो ये सब थोड़े इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जिन्हें डील करना होगा इंडिया को। बट ये आंसर मेजरली एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पे नहीं था, ये आंसर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव उस ग्रोथ कॉरिडोर से कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं इस पे था, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लिखोगे या फिर एशिया और अफ्रीका के रिलेशंस बताओगे? नथिंग, यू विल टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप बताइए कि हम अपनी फॉरेन, इस प्रोजेक्ट के तहत हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं, और इससे अच्छा क्या होगा कि आप अपने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को भी सेटिस्फाई करें और एक शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आए। सो ऑन दोज टर्म्स यू कैन कंक्लूड दिस दैट थ्रू दिस प्रोजेक्ट इंडिया इज इंश्योरिंग its foreign policy objectives, meeting its foreign policy objectives as well as shared growth, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कुड हैव डेल्ट विद दीज टू क्वेश्चंस एंड आई होप आपने इसके आंसर ज़रूर लिखे होंगे। नाउ विल बी वेरी क्विकली कवरिंग जो इस सीरीज़ के बचे हुए और लेक्चर्स हैं। सो स्टे ट्यून टू ओनली IAS and thank you so much for having so much of patience, and if there is anything which you are concerned about, please mention in the comments. Thank you.